वक्त पहले की बात है। हिमालय में एक खूबसूरत और खुशहाल राज्य था, मंगलपुर। वहाँ के राजा मंगल सिंह और रानी मंगला देवी एक खूबसूरत जोड़ी माने जाते थे। राजमहल में वैभव था, सिपाही थे, प्रजा थी, मगर एक चीज की कमी थी, एक वारिस। मंगला, राजमहल की दीवारें अब मुझे सुनसान सी लग रही है। पूरी बादशाही है, लेकिन कोई वारिस नहीं जो इसे आगे बढ़ाए। राजन, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, मगर आप फिक्र मत कीजिए। मैंने हर देवी देवता को मनाया है, देखिएगा हमारा ये यकीन ही कुछ चमत्कार करेगा। जानता हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि इस बार हम पूरे बादशाही के साथ मिलकर यहाँ यज्ञ करेंगे, ताकि हमें देवी देवताओं के साथ सबकी दुआएं मिले। राज्य में घोषणा कर दी गई, 7 दिन का बड़ा सा यज्ञ होगा। राज पंडित को बुलाया गया, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, प्रजा ने भी साथ दिया। हर शाम राजा रानी पूरी श्रद्धा भाव से हवन में शामिल होते। राजन, देवी ने संकेत भेजा है, आपके घर एक बलशाली पुत्र का जन्म शीघ्र ही होगा। वो बादशाही का रक्षक बनेगा, लेकिन क्या आचार्य? उसका जन्म सरल नहीं होगा। उसके जन्म की घड़ी बहुत मुश्किल होगी और कुछ विपदाएं भी आ सकती हैं। कोई बात नहीं राजन, मैं इस इम्तिहान को सह लूंगी। बस देवी माँ उसे सलामत इस दुनिया में भेज दे। ठीक कहा बेगम ने। अगर राजकुमार का जन्म मुश्किलों से घिरा तो हम उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। राजमहल में खुशहाली फैल गई। हर दिन देवी के मंदिर में दीप जलाए जाते थे। रानी का खास ध्यान रखा जाने लगा। महीनों बीत गए और एक दिन रानी पेट से हुई है, जल्द ही संतान का जन्म होगा। हे माँ, आज हमारी प्रार्थनाओं का फल मिलने वाला है। राजमहल में रानी मंगला के पेट से होने की खबर से जश्न का माहौल था। पूरा मंगलपुर दीपों से सज चुका था। हर गली में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मगर इस खुशी के साथ एक हल्की सी फिक्र की रेखा भी छिपी हुई थी। भविष्यवाणी की वो चेतावनी जो ब्राह्मणों ने दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद पहले 3 महीने शांति से गुजर गए। न रानी को कोई तकलीफ हुई, न कोई संकेत मिला। सबको लगने लगा कि शायद वो भविष्यवाणी बस एक भ्रम था। राजन, 3 महीने बीत चुके हैं, ना कोई मुश्किलें आई, ना कोई चिन्ह। लगता है भविष्यवाणी सिर्फ एक खौफ थी। हाँ, मुझे अब यकीन होने लगा है कि देवी माँ ने हमारे ऊपर विशेष एहसान किया है। बस हमारे राजकुमार का खुशामदीन करना है। लेकिन चौथे महीने के आते आते सब कुछ धीरे धीरे अजीब होने लगा। दासी, मुझे आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बहुत मीठा, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गुड़ वाली खीर। रानी साहिबा, आपने तो कल ही मीठा खाने के लिए मना किया था। हाँ, लेकिन अब मेरा मन मान नहीं रहा है, इसलिए अभी लेकर आओ। अगले कुछ दिनों तक रानी सिर्फ मिठाइयाँ ही खाती रही। पूरा राजमहल गुलाब जामुन और खीर की महक से भर गया। राज्य वैद्य भी चकित थे, मगर किसी ने विरोध नहीं किया। मगर कहानी यही नहीं रुकी। 5वें महीने में, दासी जरा जंगल से कुछ हरे पत्ते ले आओ, नीम की, तुलसी की, कोई भी। रानी साहिबा, जंगल की पत्तियाँ? हाँ, मुझे वही खानी है, उसे खाने का मन कर रहा है, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। दासी दौड़कर वैद्य और राजा को बुलाती है। मंगला, ये क्या कर रही हो तुम? पत्ते खाने से जिस्म पर असर पड़ेगा। लेकिन राजन, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे वही खाना है। हर दिन रानी किसी नए पेड़ की पत्तियां मांगती, कभी बेल, कभी नीम, कभी आम के पेड़ के नीचे उगी घास। फिर 6ठे महीने में शुरू हुई मिट्टी की तलब। उसके बाद 7वें महीने में रानी को केवल चटपटा और तीखा खाना भाने लगा। हर दिन नया खाना, नई तलब और नई मुसीबत। 8वें महीने में तो रानी से रंग बिरंगे पत्थरों, फूलों और अलग अलग रंगों की मिठाइयों की मांग होने लगी। राजा और सब तो इस सबसे बड़े परेशान थे। राजन, मैंने ऐसा गर्भकाल कभी नहीं देखा। ये बच्चा जरूर मामूली है, लेकिन उसकी भूख कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, आखिर भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। इसका जन्म वाकई बहुत आसान नहीं होगा।
देखते ही देखते रानी मंगला के गर्भ का 9वां आखिरी महीना शुरू हो चुका था। सभी को इंतजार था मंगलपुर के नन्हे राजकुमार का, लेकिन अब रानी की इच्छाएं और भी अजीब हो चुकी थी। अब रानी को हर वक्त तीखा खाने की तलब लगती थी, इतना तीखा कि महल की रसोई से लेकर राज्य के मसाले बेचने वाले तक हक्का बक्का थे। सुनो, जरा वो मिर्ची वाली तीखी चटनी लाओ और वो लाल मिर्च से बना अचार भी। रानी साहिबा, सुबह भी आपने यही खाया था। अगर आपने अभी भी यही खाया तो शरीर में जलन होगी। हाँ, लेकिन मुझे वही चाहिए। बच्चा भी तभी शांत होता है जब कुछ तीखा खाती हूँ। बस हो गई गड़बड़। अब तो रोज की यही कहानी थी। रानी तीखा खाती और फिर बेचैनी से तड़पती। वैद्य परेशान, दासियां थकी हुई और राजा पूरी तरह फिक्र में डूबे हुए थे। हे ऊपर वाले, आखिर मैं क्या करूं? ना मंगला को चैन मिल रहा है, ना हमारे होने वाले वारिस को। राजन, तीखा अब उसकी तबीयत पर असर डाल रहा है। कुछ करना ही होगा, वरना दोनों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुरंत राज पंडित को बुलाओ। राजा के कहने पर राज पंडित को बुलाया गया। राजन, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है उसका रास्ता मुश्किल नहीं, लेकिन समझदारी का है। अगर बेगम को कुछ ऐसा दिया जाए जो दिखने में तीखा हो लेकिन जिस्म को ठंडक दे, तो बालक भी शांत होगा और बेगम को भी राहत मिलेगी। मगर ऐसा क्या बना सकते हैं जो तीखा भी लगे और ठंडक भी दे? राज्य पंडित के बताए हल के बारे में सुनकर राजा और भी परेशान हो चुका था। उसने तुरंत अपनी सलाहकार रामू से बात की, जिस पर रामा ने एक तरकीब लगाई। राजन, यदि हुक्म दें तो मैं एक रास्ता निकाल सकता हूँ। मैं एक ऐसा खाना बनाऊंगा जो रानी के जायका को खुशी भी देगा और जिस्म को भी ठंडा करेगा। करो रामा, जो भी चाहिए बादशाही से ले लो। बस मेरी बेगम और मेरे बच्चे को आराम मिलना चाहिए। रामा ने तुरंत कुछ सैनिकों को गांव के बाहर स्थित बर्फीले पर्वतों से शुद्ध बर्फ लाने भेजा। उसके बाद खुद रामा रसोई में उतर गया। दूध उबाला, उसमें इलायची, केसर, जायफल जैसे शीतल मसाले डाले, साथ ही और भी लाल मिर्च वाले मसाले डाल दिए। फिर उसमें आम, अनार, खरबूजा और साथ ही पौष्टिक मीठे आलू को मिलाया और अंत में डाली गई वो ताजी बर्फ, ठंडी, साफ, पर्वत से आई हुई। ये रहा आलू का मसालेदार फालूदा। इसका जायका तीखा रहेगा लेकिन असर ठंडा होगा। यही चीज चाहिए बेगम को। आखिरकार रामू का बनाया हुआ फालूदा तुरंत रानी को खिलाया गया। बेगम साहिबा, ये खाना खास आपके लिए बनाया गया है। इसमें जायका भी है और ठंडक भी। रानी पहली बार मुस्कुराती है और कौर मुंह में डालती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर हे देवी माँ, मन को सुकून मिला और पेट में पल रहा बच्चा भी जैसे शांत हो गया हो। राजा की आंखें चमक उठी। उस दिन के बाद से रानी को उसी खाने की तलब रहती और अब उसकी परेशानियां भी धीरे धीरे कम हो गईं। राज्य में एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग गई और एक हफ्ते बाद वो शुभ घड़ी आ गई। राजन, रानी ने एक खूबसूरत और बलशाली पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है देवी माँ की एहसान। मंगलपुर को उसका वारिस मिल गया। आज से इसका नाम होगा भीम। जैसा इसका जन्म वैसा ही इसका नाम, बलशाली और विशेष। आखिरकार मंगलपुर में फिर से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, दीप जलाए गए, नाच गान हुआ। हर ओर बस एक ही नाम था, राजकुमार भीम, जिसने जन्म के साथ ही बता दिया कि उसकी जिंदगी आम नहीं बल्कि असाधारण होगा।